अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने माक़बल वाले सबक में हमने पढ़ा था खुतबा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की उर्दू की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है और 2026 यानी 25-26 का जो सेशन है उसको भी शुरू कर दिया गया है। चूँकि अभी से हम धीमी रफ्तार पे चलेंगे तो हमें प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होगा, किसी भी तरह का टेंशन हमें नहीं होगा। बाद में क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, चूँकि बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं और फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब हम किन किन चीज़ों की तैयारी करें और किन चीज़ों में हम अपना बेहतर रिज़ल्ट प्राप्त करें। तो मेरा कहना यही है कि जो भी बच्चे अपनी तैयारी वक्त से पहले कर लेते हैं तो वही बलवान होते हैं और वही महान होते हैं और वही हकीकी मायने में कहिए तो वही सफलता के हकदार भी होते हैं और वही आला मकाम के हकदार भी होते हैं। वरना तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ आज का काम कल के ऊपर टालते रहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरीके से करते करते फिर एक वक्त आता है कि उनका वक्त भी गुजर जाता है और कफ़े दस्त मलते रह जाते हैं, यानी अपने अफसोस करते रह जाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है। तो अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ 11th क्लास के अंदर, लेकिन जिन बच्चों का ये रुझान बन रहा है कि 2026 सेशन के लिए यानी 11th के अंदर जो एग्ज़ाम हो उसके अंदर हम 11th के अंदर उर्दू ले अपना, तो बेला झिझक वो अपना ले सकते हैं और कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से इंशाअल्लाह आपकी तैयारी इतनी अच्छी करा दी जाएगी कि जिस तरीके से आप दीगर सब्जेक्ट के अंदर 100 के हकदार होते हैं, इंशाअल्लाह इसमें भी आपके सामने जितने भी सवालात आएंगे सबको हल करने के आप इंशाअल्लाह हकदार होंगे और सारी की सारे सवालात ज़रूर भी ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन शर्त यह है कि तरतीबवार आपने क्लास को देखा होगा और जो भी पढ़ाई जा रही है उसको अगर आप समझ लिए, उस चीज़ को समझ लिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फिर आपको कामयाब होने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वाले सबक के अंदर आपने देखा होगा 26 सेशन के लिए हमने थंबनेल जो बनाते हैं उस पर भी हमने लिख देते हैं सेशन जो है यानी एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है उसके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो पिछले वाले सबक के अंदर प्यारे बच्चों, पिछले वाले सबक के अंदर हमने पढ़ाया था खुतबा के बारे में। हमने पढ़ा था कि खुतबा क्या चीज़ है और आज हम पढ़ने वाले हैं सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ तक ये तालीम हासिल किए थे। तो आज मुख्तसरन इस वाले सबक के अंदर हम सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी रफ्तार जो है वो बिल्कुल इस तरीके से हमने तरतीब लेकर चला है कि थोड़ा थोड़ा लेकर चला है ताकि बच्चों को भी पढ़ने में ज़्यादा वक्त ना देना पड़े और उन्हें उकताहट महसूस ना हो सके। वरना अभी से लंबी लंबी वीडियो बनाना यानी कि सबक को बढ़ा दिया जाए, बढ़ा चढ़ा कर अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे उकताहट महसूस करने लगते हैं। तो इन सारी बातों को भी ख्याल किया गया, जितना कम से कम वक्त हो सके आपका लिए कम वक्त में बेहतरीन और ज़्यादा चीज़ आपको देने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन थे सर सैयद अहमद ख़ान। बयान बताते हैं। सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी और दादा का नाम सैयद हादी था। ये इनके वालिद साहब का नाम मीर मुत्तकी था और दादा का नाम सैयद हादी था। उनके असलाफ शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आए और मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर फाइज भी हुए। यानी कि शाहजहाँ के ज़माने में जब हिंदुस्तान के अंदर शाहजहाँ की हुकूमत थी तो उस वक्त इनके दादा जो थे वो हिंदुस्तान में आए और फिर क्या हुआ कि उनके ज़माने में आए तो मुख्तलिफ़ ओहदों पर वो फाइज भी हो गए, यानी मुख्तलिफ़ ओहदों पे वो काम करने लगे। ये घराना बेहद मुअज़्ज़ज़ और मजहबी था, यानी मुअज़्ज़ज़ के मतलब ये कह लीजिए इज़्ज़तदार और मजहबी था। सैयद अहमद ख़ान की इब्तिदाई तालीम उनकी माँ अज़ीज़ुन्निसा बेगम के ज़रिए हुई, जिन्होंने कुरान करीम के चंद पारे और उर्दू की इब्तिदाई किताबें पढ़ाई।
उन्होंने बेटे की तरबियत भी बहुत खुश उसलूबी से की। चूँकि सैयद अहमद खान का बचपन अपनी नानिहाल में गुजरा था, लिहाजा उनकी ज़हनी तरबियत में उनके नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन का भी बड़ा हिस्सा रहा है, बड़ा हाथ रहा। मतलब ये कहते हैं कि जाहिर सी बात है, जो जिस बंदे की तरबियत जहाँ पे होती है, जो जहाँ पे रहता है, वहाँ के माहौल और वहाँ की आबो हवा में, वहाँ के रंगो आबो में क्या हो जाता है, वो ढल जाता है। ठीक है ना। तो चूँकि इनका बचपन के अंदर इनका बचपना जो गुजरा है वो अपनी इनके नानिहाल के यहाँ गुजरा है, और इनकी तरबियत के अंदर भी इनके नाना का भी ज़्यादातर हाथ रहा है। तो उसी को कहा कि जाहिर सी बात है, इनकी तरबियत इनके नाना साहब के ज़रिए हुई है, तो इनके नाना साहब का जो क्या कहते हैं असर इनके अंदर भी कुछ ना कुछ पाया जाता था। ठीक है ना। उसी को कहते हैं इनकी तरबियत इनके नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन का भी बड़ा हाथ रहा। सर सैयद ने मशहूर आलिम दीन मौलाना हमीदुद्दीन और दीगर असातिज़ा से कस्ब फैज़ करते हुए अरबी फ़ारसी तिब और रियाजी की तालीम भी हासिल की। ठीक है ना। यानी अरबी फ़ारसी और तिब और रियाजी की तालीम हासिल की। 1836 ईस्वी में 19 बरस की उम्र में सैयद अहमद खान की शादी पारसा बेगम से हुई। यानी कि जब ये 19 बरस के हुए तो इनकी शादी जो है पारसा बेगम से हो गई। अपने वालिद की वफ़ात के बाद 1838 ईस्वी में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्जी सरिश्तादार मुकर्रर हुए। यानी आर्जी तौर पर वहाँ पे वो काम करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ठीक है ना। 1841 ईस्वी में उन्होंने मुंसफ़ी का इम्तिहान पास किया और मैनपुरी में बतौर मुंसिफ उनका तकर्रुर हुआ। यानी कि मुंसफ़ी का इम्तिहान पास कर लेते हैं 1841 ईस्वी में, और फिर उसके बाद इनका बतौर मुंसिफ तकर्रुर हो जाता है, यानी कि बतौर मुंसिफ ये काम करने लगते हैं। वहाँ से उनका तबादला फतेहपुर सीकरी और बाद में दिल्ली हुआ। 1842 ईस्वी में बहादुर शाह ने ख्वाजा जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से नवाजा। बहादुर शाह ने जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से नवाजा। 1855 ईस्वी में सदर अमीन की हैसियत से वो बिजनौर गए। 10 मई 1857 ईस्वी को जब गद्र की इब्तिदा हुई तो सर सैयद बिजनौर में ही थे। यानी कि जब 1857 ईस्वी के अंदर गद्र की इब्तिदा यानी जो लड़ाई शुरू हुई थी, तो उस वक्त सर सैयद अहमद साहब कहाँ थे? बिजनौर के अंदर थे। गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। 1864 ईस्वी में उनका तबादला अलीगढ़ हो गया। अप्रैल 1869 ईस्वी में वो लंदन गए। कहाँ चले गए? 1869 ईस्वी के अंदर लंदन चले गए। अक्टूबर 1870 ईस्वी में वहाँ से वापसी के बाद रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किया, यानी कि जारी किया। ठीक है ना। जब वहाँ से लंदन से वापस आए तो 1875 ईस्वी में मदरसतुल उलूम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज की बुनियाद डाली, जो उनके मरने के बाद तरक्की करते हुए 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। जो आज कह लिया जाए इन्हीं का ये फैज़ है जो आज पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। आज शायद ही कोई बच्चा होगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो उनकी दिली तमन्ना न होगी, चूँकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पढ़ने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है ना। तो ये इसके सबसे पहले बानी जो थे वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान ही थे। उसके बाद कहते हैं सैयद अहमद खान को अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर के ख़िताब से भी नवाजा, जो उनके नाम का हिस्सा भी बन गया। जाहिर सी बात है, ये लोग ऐसे थे कि अपनी ज़िंदगी के सब रोज़ इस तरीके से गुजारे कि जिद्दोजहद करते रहे, मुसलसल मेहनत करते रहें। हुआ भी कुछ यूँ ही इन लोगों के साथ कि वो रोज़ शब व रोज़ ये तरक्की करते हुए भी चले गए। यानी कि हर पल इन्हें तरक्की मिलती थी। उसकी वजह यह थी कि इनका हौसला काफ़ी ज़्यादा बुलंद था और इन्हें दुनिया जीतने की इनके अंदर हौसला था। और ये वो थे कि कभी भी जिस मैदान के अंदर ये गए, अब कभी भी हिम्मत हारा नहीं। उसके अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका दिल जमी से काम करते रहे।
تو وہی کہتے ہیں انگریزی حکومت نے سر کے خطاب سے بھی نوازا جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ 27 مارچ 1898 کو انتقال ہو گیا۔ یعنی اس طریقے سے یہ ایک چراغ 1898 کو اس دنیا سے بجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ سر سید نے اپنی تعلیمی اور اصلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی خصوصی دلچسپی لی اور کئی یادگار کتابیں لکھی، جن میں اثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند، تفسیر القرآن اور تبیین القرآن بطور خاص اہم ہے۔ یعنی جتنی کتابوں کا نام ذکر کیا ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو بالکل کیا ہے، بہت اہم مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کئی اہم تاریخی کتابوں کو بھی مرتب کیا۔ انہوں نے کثیر تعداد میں اصلاحی مضامین بھی قلم بند کیے، یعنی کہ اصلاحی مضامین وغیرہ بھی لکھے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا سوچ بھی ایسا ہی تھا کہ لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کرنا، لوگ جو ہے وہ سیدھے راہ پہ چلے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ان کا مکمل مطالعہ کریں گے تو ان کے زندگی کے مطالعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طریقے کے سوچ اور ذہن کے یہ انسان تھے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نثر میں سادہ بیانی اور مختصر نویسی کو رواج دیا اور اس زبان کو ترقی کی نئی بلندیاں عطا کی۔ ان کی ہمہ جہت ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں اردو کا نثر ادب بھی کہا جاتا ہے، چونکہ سر سید احمد صاحب کو اردو کے اندر یہ جو ان کا خدمات جو ہے یہ کافی دنوں سے ہے، کافی پرانا بھی رہا، اور سب سے پہلے کہہ لیجیے کہ شروعات انہی سے ہوئی، تو اس کی وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے، اردو نثر کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ سر سید نے اپنے وطن اور ابنائے وطن بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑی قربانیاں دیں، مسلمانوں کو غدر کے صدمے کو بھلا کر جدید تعلیم کی جانب راغب کیا۔ وہ ایک بڑے مصلح اور بڑے ادیب کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ یعنی کہ غدر کا جب معاملہ پیش آیا تھا 1857 کے اندر، تو لوگوں کی ذہنیت جو تھی وہ بالکل بدل چکی تھی اور لوگوں کا ذہن جو تھا وہ بالکل خراب ہو چکا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر سر سید احمد خان نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا اور پھر ان کو پچھلی ماضی کی یادوں کو بھلا کر مستقبل کے ایک چراغ دکھایا اور کہا کہ اسے بھول کر تم مستقبل کی تیاری کرو، جدید تعلیم کی طرف انہیں راغب کیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ ایک وقت آیا، ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے اس سے مستفید بھی ہو، اس سے فائدہ بھی ہوئے۔ اسی کو صاحب کتاب نے یہاں پہ بیان کیا، مسلمانوں کو غدر کے صدمے کو بھلا کر جدید تعلیم کی جانب راغب کیا۔ وہ ایک بڑے مصلح اور بڑے ادیب کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے کارنامے اتنے بڑے بڑے ہوئے کہ ان کو ہمیشہ تاریخ کے صفحوں میں ان کا نام لیا جائے گا، ان کو یاد رکھا جائے گا، کبھی بھی ان کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان سر سید احمد خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے مختصر معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ ان کا لکھا ہوا خطبہ جو ہے ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے، انشاءاللہ اگلے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اختتام کرتے ہیں، خدا حافظ۔